SDR यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। इसके क्वेश्चन और आंसर देखेंगे MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसका कंटेंट इस सोर्स से लिया गया है। वैसे ये कंटेंट फ्रीली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो? SDR सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो क्या है, क्या करता है? ऑप्शंस अपने पास है। रेडियोस कैन बी कॉन्फ़िगर्ड और रिकॉन्फ़िगर्ड ऑन द फ्लाई। दूसरा ऑप्शन है कैन बी क्विकली एंड इजीली अपग्रेडेड। फिर है कैन टॉक लिसन टू मल्टीपल चैनल्स सेम टाइम। फिर आपके पास ऑप्शन है न्यू काइंड्स ऑफ रेडियोस कैन बी बिल्ट। ऑल ऑफ द अबव भी है और आपने सही पहचाना। इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। SDR यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम में एक ऐसा रेडियो है जहां पर सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। हर चीज हार्डवेयर में नहीं होती है, सॉफ्टवेयर में होती है। आपको याद होगा जो पहले के 20-30 साल पहले जो रेडियोज आते थे उसमें आप केवल ट्यूनिंग कर सकते थे, फ्रीक्वेंसी चेंज करके AM, FM ये सुनते थे हम। लेकिन अब हम रेडियोस को अंदर से बाहर के HMI से चेंज कर सकते हैं। हमें अगर इसकी वेव फॉर्म चेंज करनी है, अगर हमें इसकी मॉड्यूलेशन स्कीम चेंज करनी है, फिल्टर चेंज करने हैं, तो वो सारे काम हम अपने आप सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, हार्डवेयर को चेंज करे बगैर। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जैसे मैंने आपको बताया ये सॉफ्टवेयर यूज करता है ताकि सिग्नल को प्रोसेस किया जा सके। तो SDR एक ऐसा रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम है जहां पर जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट हो सकते हैं मिक्सर, फिल्टर्स, एम्पलीफायर्स, मॉड्यूलेटर्स या डीमॉड्यूलेटर्स। ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए, ये कंपोनेंट हार्डवेयर में ना इंप्लीमेंट करके इसको सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट किया जाता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा यह होता है कि एक तो हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, यानी कि हम अपने आप चेंज कर सकते हैं। केवल सॉफ्टवेयर में चेंज करेंगे और फंक्शनैलिटी रेडियो की चेंज हो सकती है। तो SDR जो पुराने ट्रेडिशनल ट्रिवियल रेडियोस थे, उनके हार्डवेयर कंपोनेंट्स थे, उनको चेंज करके यानी कि उनको सॉफ्टवेयर में चेंज करके आप डिजिटल प्रोसेस कर सकते हैं रेडियो सिग्नल्स के। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल प्रोसेसिंग भी हो सकती है। ये टेक्नोलॉजी आपको मदद करती है कि आप अलग अलग सिग्नलिंग टेक्नोलॉजीज, रेडियो के अलग अलग मोड, जैसे मैंने आपको बताया लेगेसी, AM, FM, सेम हार्डवेयर में आप वो काम कर सकते हैं। तो इससे एक तो फ्लेक्सिबिलिटी मिली रही है आपको, साथ में आप रिकॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं ऑन द फ्लाई, ऑन द फील्ड। SDR फीचर्स कैन बी चेंज्ड बाय। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के जो फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं? पहला है चेंजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को चेंज करना पड़ेगा। चेंजिंग फंक्शन स्पेसिफिक्स, सॉफ्टवेयर ओनली, केवल सॉफ्टवेयर चेंज करने से काम चल जाएगा। चेंजिंग द मॉनिटर प्रोग्राम या फिर चेंजिंग द कंट्रोलर। अब इन सारे ऑप्शंस में आप देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है, जो आपने सही समझा है, वो है ऑप्शन नंबर 2, चेंजिंग फंक्शन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ओनली। केवल सॉफ्टवेयर चेंज करने से काम हमारा चल जाएगा। SDR या सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एक ऐसा रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम है जहां पर हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जो सिग्नल है उनको प्रोसेस करने के लिए। यानी मोस्टली जो हमारा काम है या कंपोनेंट है हार्डवेयर के, वो हम सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो SDR के जो फीचर्स हैं या फिर ये कहें कि उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो आप सॉफ्टवेयर चेंज करके कर सकते हैं। यानी हार्डवेयर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपने क्योंकि सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट किए हैं बहुत सारी चीजें, तो उसी सॉफ्टवेयर को चेंज करके आप बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी पा सकते हैं जो पहले के रेडियोज में नहीं थी। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो या SDR, इसके फीचर जैसे आप रेडियो सिग्नल प्रोसेसिंग, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आप रेडियो सिग्नल प्रोसेसिंग डालेंगे, कम्युनिकेशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी आप सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो में एज अ सॉफ्टवेयर डालेंगे। तो इसमें और भी चीजें आती हैं जो आप परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कौन से मेगाहर्ट्ज पे होगी, कौन से किलोहर्ट्ज पे होगी। सिग्नल की बैंडविड्थ को बढ़ा घटा सकते हैं।
मॉड्यूलेशन स्कीम डिफाइन कर सकते हैं कि कब हम कौन सा पीएसके लेंगे या क्यूपीएसके लेंगे। नेटवर्क एक्सेस किस तरीके से होगा, सिंगल होगा, मल्टीपल होगा। क्रिप्टोग्राफी यानी कि आपको अपने डेटा को सिक्योर करना है, क्रिप्ट करना है, वो यहां काम कर सकते हैं। एरर कोडिंग की अलग अलग करेक्शन स्कीम्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो वॉइस वीडियो डेटा जो आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है, वो भी आप इसकी सोर्स कोडिंग कर सकते हैं एसडीआर फीचर के तहत। इन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामेबल रेडियोज द पैरामीटर्स कैन बी कंट्रोल्ड आर। अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो या एसडीआर, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। कुछ पैरामीटर्स आते हैं जैसे वॉल्यूम है, चैनल नंबर है, मॉड्यूलेशन स्कीम है। आंसर इसका क्या होगा? तीनों होंगे, 1 2 3, या फिर चौथा होगा 1 और 2। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है, यानी आप 1 और 2 दोनों ले सकते हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा और बढ़ाऊंगा बातचीत को, क्योंकि यहां पर हम सारे के सारे ऑप्शन ही देख सकते हैं। यानी 1 और 2 है, इसमें आप 3 भी जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एसडीआर या एसडीआर के जो फीचर्स है उसकी जब तक हम बात करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का सारा मतलब यह है कि एक वायरलेस डिवाइस है जहां पर हम सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, सारी रेडियो प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकने में हम केपेबल हैं। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिग्नल प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दोनों सॉफ्टवेयर में डिफाइन करता है। तो इससे आपके पास कैरियर फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, सिग्नल बैंडविड्थ, मॉड्यूलेशन, नेटवर्क एक्सेस, क्रिप्टोग्राफी और एरर करेक्टिंग या एरर करेक्शन कोड, सोर्स कोडिंग, वॉइस वीडियो डेटा सबकी हो सकती है। तो आप मैक्सिमम पैरामीटर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए अगर ये 1 2 3 भी होता तो भी हम इसका 4th ही ऑप्शन चूज करते हैं। इन एसडीआर द कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी इज प्रोवाइडेड बाय। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, एफपीजीए, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, जीपीयू यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, और ऑल ऑफ द अबव। इसमें एक और ऑप्शन हो सकता था जीपीपी यानी कि जनरल पर्पस प्रोसेसर। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप सोचेंगे एफपीजीए इसका सही आंसर है, लेकिन इसका आंसर है सारे के सारे। जब हम एसडीआर या सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है क्या? ये एक ऐसा रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम है जहां पर हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए, और साथ में जैसे मिक्सर, फिल्टर, एम्पलीफायर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर है, उनको भी हम हार्डवेयर की जगह सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब प्रोसेसिंग कैसे होगी, कंप्यूटेशन कहां कहां से होगा? तो अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखें और इस क्वेश्चन का जो तर्क देखें तो उसमें हम सारे कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं। तो वो जनरल पर्पस प्रोसेसर्स भी हो सकता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स भी हो सकते हैं डीएसपीस, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज भी हो सकते हैं, और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी कि जीपीयूज भी कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं एसडीआर के लिए, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के लिए। तो सारे के सारे इसमें से ऑप्शन आ जाते हैं। द चैनल कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन, हम क्लॉड शैनन साहब की बात कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने ऑप्शन जो दिया, हमारे पास ऑप्शन है एसएनआर, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, बैंडविड्थ, चैनल बैंडविड्थ, बोथ, और फाइनल है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो आपने सही पहचाना, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बोथ। चैनल कैपेसिटी होता क्या है? एक चैनल और या फिर एक रोड जिसपे कितनी गाड़ियां एक साथ जा सकती हैं, इतना समझिए कि चैनल की वो कैपेसिटी है। एक चैनल आपका रोड हो गया जिसमें जितनी गाड़ियां जा सकती है। तो मैक्सिमम रेट, इसकी अगर डेफिनेशन मैं आपको बताऊं चैनल कैपेसिटी की, कि कितना मैक्सिमम रेट है जिससे डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो सकता है, भेजा जा सकता है एक कम्युनिकेशन चैनल पे पर यूनिट टाइम। हर एक समय अंतराल, जैसे आप 1 सेकंड ले लें, 1 मिनट ले लें, तो उस समय में कितना डेटा उस रोड पे कितने गाड़ियां चल सकती हैं, उस चैनल पे कितना डेटा जा सकता है, उसे हम चैनल कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है सिग्नल टू नॉइस रेशियो और चैनल बैंडविड्थ की भी, क्योंकि जो क्लॉड शैनन साहब हैं उन्होंने आपको बताया या उन्होंने हमको ये समझाया कि भाई ये जो फॉर्मूला है चैनल कैपेसिटी का, वो कुछ चीजें बताता है। चैनल कैपेसिटी के लिए क्या क्या बताता है? देखिए, सबसे पहले चैनल कैपेसिटी निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूले में बी आया है, सी से चैनल कैपेसिटी है, ध्यान रखिएगा,
चैनल कैपेसिटी ये डिस्टिंग्विशेबल है इंटरवल्स पर सेकंड पे, यानी कि नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल इंटरवल्स पर सेकंड, या आप ये कह सकते हैं कि कितने बिट्स है पर इंटरवल में। देखिए, इंफॉर्मेशन थ्योरी के लिए ये एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है, और हम जो चैनल कैपेसिटी है वो बीपीएस यानी कि बिट पर सेकंड पे नापते हैं। तो शैनन हार्टली चैनल कैपेसिटी फॉर्मूला ये कहता है कि सी जो चैनल कैपेसिटी है जो हम बिट पर सेकंड में नापेंगे वो बराबर होता है आपके बी यानी कि बैंडविड्थ, जो कि हर्ट्ज में होगा। ध्यान रखिए, ये हर्ट्ज में होगा। लॉग बेस 2 है। अब 1 प्लस एस बाय एन, एस जो है वो आपका सिग्नल पावर है ओवर द बैंडविड्थ, वॉट में आता है। एन है आपका एवरेज पावर ऑफ द नॉइस एंड इंटरफेरेंस ओवर द बैंडविड्थ, बैंडविड्थ पे कितना नॉइस है, कितना सिग्नल का स्ट्रेंथ है, ये एस बाय एन होता है। और एस बाय एन को आप कह सकते हैं सिग्नल टू नॉइस रेशियो, या एसएनआर, या कैरियर टू नॉइस रेशियो भी, सीएनआर भी इसे कह सकते हैं। तो इसमें सी जो है वो बिट पर सेकंड में है, बी आपका बैंडविड्थ है हर्ट्ज में, एस और एन एस बाय एन, ये जो एस बाय एन है वो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है। अ कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 800 मेगाहर्ट्ज is modulated by a 1 kilohertz signal. SDI requires Nyquist sampling rate of, अपने पास ऑप्शन है 2 into 800 मेगाहर्ट्ज, फिर है 2 into 1 किलोहर्ट्ज, 2 into 800 मेगाहर्ट्ज और 2 into 800 किलोहर्ट्ज। तो इसका सही उत्तर आपने सही पहचाना, पहला है 2 into 800 मेगाहर्ट्ज। पहले नाइक्विस्ट थ्योरम या नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट के बारे में समझते हैं। जो नाइक्विस्ट थ्योरी है या नाइक्विस्ट थ्योरम है वो ये बताते हैं कि कोई भी एनालॉग सिग्नल जिसको हमको डिजिटाइज करना है, लेकिन एलियासिंग एरर नहीं होने चाहिए। एलियासिंग एरर वो होते हैं कि मान लीजिए आप यहां पर एनालॉग को सैंपल करना चाहते हैं, लेकिन ये जो अबव दी कॉर्नर है वो खराब करेंगे आपके डिजिटल सिग्नल को, तो इसी को हम एलियासिंग कहते हैं एरर। ये तभी हो सकता है जो सैंपलिंग रेट है वो ज्यादा हो, मतलब ज्यादा हो या फिर इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा हो तो बेहतर है, ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन अ सिग्नल। मतलब जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो सैंपलिंग रेट होगा वो तो या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। अब इसको फॉर्मूले से अगर हम समझें तो ये जो C है इक्वल टू 2b इंटू लॉग बेस 2m। अब इसमें C क्या आता है? C है कैपेसिटी इन बिट्स पर सेकेंड, BPS। इसमें जो कैपिटल B देख रहे हैं वो है फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, किसमें है? हर्ट्ज में। M है इसमें नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ सिंगल सिंबल, मतलब कितने लेवल्स, यानी 1 लेवल हो सकता है, 2 लेवल हो सकता है, 3 लेवल हो सकता है। तो ये जो आइडियलाइज्ड कैपेसिटी इक्वेशन है आपकी, इसमें एक M जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ सिग्नल्स है। तो जो कैपेसिटी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, ये हमें बताता है कि जो डेटा रेट है वो प्रोपोर्शनल किसके है? ट्वाइस, 2 बार बैंडविड्थ के। और लॉगरिथमेटिकली अगर आप प्रोपोर्शनलिटी ढूंढने चाहें तो ये M से भी रिलेटेड है, जो कि नंबर ऑफ लेवल ऑफ सिंगल सिंबल जो ले सकता है। अब यहां हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो यहां देखेंगे आपकी 2 इंटू बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है इसमें? बैंडविड्थ आपकी है 800 मेगाहर्ट्ज। अब आप बोलेंगे यहां इसको M नहीं लिया आपने क्योंकि यहां इन्होंने कहा है 1 किलोहर्ट्ज, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 800 यानी कि यही इसका उत्तर हो गया। चैनल कैपेसिटी नाइक्विस्ट थ्योरम के हिसाब से 2 इंटू 800 मेगाहर्ट्ज आपका सही उत्तर होगा। इन अ ट्रांसमीटर ब्लॉक एंड SDR रिक्वायर्स, एक ट्रांसमीटर ब्लॉक में सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, उसको दोनों चाहिए, ADC या DAC। ADC है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, DAC है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। दोनों चाहिए, केवल ADC चाहिए, केवल DAC चाहिए, या ना ADC ना DAC चाहिए? क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या है? आपने सही पहचाना, ट्रांसमीटर ब्लॉक में ADC और DAC दोनों चाहिए होता है। तो एक SDR एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जहां पर मोस्टली चीजें सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट होती हैं और सिग्नल प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नल भी सॉफ्टवेयर में होता है। मोस्टली कंपोनेंट इसके हार्डवेयर की जगह सॉफ्टवेयर में हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो कोई भी SDR की बात करेंगे तो उसमें TX होगा, RX होगा, ट्रांसमीटर सिस्टम होगा, रिसीवर सिस्टम होगा। जब हम SDR के ट्रांसमीटर सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पर ट्रांसमीटर में काफी सारी चीजें होती हैं। सिग्नल जनरेशन और मॉड्यूलेशन जो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत होता है,
इसके अलावा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होता है DAC, फिर RF कन्वर्जन होता है, इसको हम अप कन्वर्जन कहते हैं क्योंकि हमको सिग्नल को किसी एक फ्रीक्वेंसी में लाना पड़ता है ताकि हम उसको ट्रांसमिट कर सके, ओरिजिनल में नहीं कर पाएंगे हम। पावर एम्प्लीफिकेशन होता है क्योंकि सिग्नल वीक है तो उसको हमको पावरफुल बनाने के लिए स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जो सिग्नल है अगर वो क्लीन नहीं है तो उसके लिए हमको फिल्टरिंग करनी पड़ेगी जो कि जरूरत होती है। फाइनली जब ये सब हो जाता है तो एंटीने के थ्रू हम ये जो TX है हम तो RX को भेजेंगे, तो एंटेना के थ्रू हम अब इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेडियो सिग्नल्स के थ्रू भेजेंगे। तो ये सारे एलिमेंट हैं वो साथ मिलके सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स में अलग अलग मॉड्यूलेशन स्कीम का उपयोग करके। FPGA अलाउस। अब FPGA होता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। ये क्या क्या आपको प्रोवाइड करता है, क्या क्या अलाउ करता है? क्या आप पैरेलल एडिशन कर सकते हैं, क्या आप पैरेलल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं या कोई भी नहीं कर सकते। पहले मैं आपको बता दूं कि ये FPGA होता क्या है। FPGA होता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसको आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपने अलग अलग फंक्शन, इसमें स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, इसके बाद जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, और फील्ड में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इसकी, यानी कि आप इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं जितने बार चाहें। तो इसीलिए FPGA दोनों ही, यानी कि पैरेलल एडिशन एक तो सीरियल हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, एक साथ बहुत सारे एडिशन, एक साथ बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन। तो इसीलिए क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज हैं FPGA के पास, तो दोनों ही काम हो सकता है। मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप देखेंगे कि बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन चल रहे होंगे, एडिशन चल रहे होंगे एक साथ पैरेलल में। तो FPGA सबसे बढ़िया तरीका है जिसमें, क्योंकि इसमें एक साथ आप अलग अलग अर्थमेटिक ऑपरेटर या ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं, ताकि जैसे आप न्यूरल नेटवर्क की बात करें वहां पर आपको प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जहां पर क्रिटिकलिटी जरूरी है, तो यहां पर आप देखेंगे एक साथ पैरेलल प्रोसेसिंग में पैरेलल एडिशन भी चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी चल रहा है। इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब सिग्नल प्रोसेसिंग में FFT, DFT या फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। FPGAs एक साथ कई सारे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो कि फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म में जरूरी होते हैं वो एक साथ कर सकता है, जिससे जो कंप्यूटेशन स्पीड है जो CPU से अगर हम कंपेयर करें तो और बढ़ जाती है, एक्सेलरेशन हो जाता है कंप्यूटेशन स्पीड। इसीलिए FPGA पैरेलल एडिशन और पैरेलल मल्टीप्लिकेशन दोनों अलाउ करता है। कॉग्निटिव रेडियो स्कैन। अब बहुत तरीके के रेडियोज है, नॉर्मल रेडियोज, ट्रिवियल रेडियोज, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, कॉग्निटिव रेडियो। कॉग्निटिव रेडियो का मतलब होता है समझदार या इंटेलिजेंट रेडियो। अब ये क्या क्या कर सकते हैं? सेंस फ्री स्पेक्ट्रम, कैन लोकेट ट्रांसमिट स्टेशन, कैन यूज AI, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर तो आपको मिल ही गया होगा, सारे के सारे कर सकता है क्योंकि ये इंटेलिजेंट रेडियो है। आंसर है इसका आंसर नंबर 4। कॉग्निटिव रेडियो या CR, ये वो एडवांस रेडियो सिस्टम्स हैं जिनके पास ये एबिलिटी है, जिनके पास ये शक्ति है कि वो अपना ट्रांसमिशन और रिसेप्शन पैरामीटर्स खुद चेंज कर सकते हैं ताकि जो स्पेक्ट्रम है उसका ऑप्टिमाइज्ड यूसेज किया जा सके। बैंडविड्थ लिमिटेड है, स्पेक्ट्रम लिमिटेड है, वहां पर अगर आप बहुत अच्छी तरीके से उसी समय अपनी चीजें रेडियो खुद ही समझदारी से चेंज कर सके, जैसे AI में आजकल हम देख रहे हैं, वो कॉग्निटिव रेडियो होगा। तो कॉग्निटिव रेडियो इस तरीके से काम करता है कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले अपने आप को। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक भीड़ है, यहाँ डेटा बहुत जा रहा है, तो किस तरीके से हम कहां पर शिफ्ट हो, क्या मॉड्यूलेशन स्कीम चेंज करें, कैसे हम एनालॉग को डिजिटल में चेंज करें, वो सारे पैरामीटर्स ये इस्तेमाल हो सकते हैं। तो कॉग्निटिव रेडियो की समझदारी या इंटेलिजेंस इसमें है कि डायनेमिक स्पेक्ट्रम एक्सेस किया जा सकता है, स्पेक्ट्रम को सेंस किया जा सकता है अभी भरा हुआ है या अभी खाली है। एडेप्टिव ट्रांसमिशन, समय के हिसाब से ट्रांसमिशन किया जा सकता है, कब क्या किसको भेजना है। अवॉइडेंस हो रहा है तो इंटरफेरेंस को अवॉइड किया जा सकता है, या फिर अलग अलग डिसीजन लिए जा सकते हैं और जो हमने पिछला जानकारी ली है उससे लर्निंग भी की जा सकती है, जो हम AI में अभी आजकल समझते हैं। कम्युनिकेशन आराम से किया जा सकता है, नेटवर्क को परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है, यानी यहां पर साथ में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का भी ये काम कर रहा है। जितने भी स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, अलग अलग साइंटिस्ट उसे इवॉल्व कर रहे हैं, उनको सपोर्ट किया जा सके, और साथ में अलग अलग कंट्री के अलग अलग रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, सरकारें चेंज करती रहती हैं,
उसको भी कॉग्निटिव रेडियो अपने आप चेंज कर सके। इन SDR द ZIF स्टैंड्स फॉर, ZIF किसके लिए होता है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो या नॉर्मल रेडियो। जीरो इंसर्शन फोर्स, जीरो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, जीरो इंसर्शन फ्रीक्वेंसी या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही उत्तर है वो सही पहचाना आपने, जीरो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ZIF या जीरो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो में खास तौर पे ये टर्म यूज होता है। पहले ये होता क्या है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, मैं आपको बता दूं। एक कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है वो ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें जो कैरियर वेव है उसको हम शिफ्ट करते हैं इंटरमीडिएट स्टेप में, ताकि हम ट्रांसमिशन और रिसेप्शन कर सकें। यानी जो भी चीज आ रही है उसको हम कैरियर वेव में डालते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं कैरियर वेव की या फिर जो कंप्लीट वेव फॉर्म बन रहा है उसकी एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, इसको हम ऐसे क्रिएट करते हैं, बनाते कैसे हैं, कैरियर सिग्नल को लेते हैं और कैरियर सिग्नल को साथ में लोकल ऑसिलेटर सिग्नल के साथ लगाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेटेरोडाइनिंग। तो इससे हमें एक ऐसा सिग्नल मिलता है जिसकी अलग फ्रीक्वेंसी होती है, या ये कहें कि किसी डिफरेंस लेवल पे या बीट फ्रीक्वेंसी के लेवल पे हमको अलग फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो जो ZIF है या ZIF है, ये एक रेडियो आर्किटेक्चर है जो कन्वर्ट करता है जो ओरिजिनल आपके एनालॉग RF सिग्नल्स आ रहे हैं उनको डायरेक्टली बगैर फ्रीक्वेंसी को ट्रांजिशन किए हुए या कैरियर फ्रीक्वेंसी पे डाले हुए डायरेक्टली, देखिए नो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ये डायरेक्टली बेस बैंड सिग्नल में से चेंज करता है। तो कोई इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आती नहीं है। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है तो यही काम आपका सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो कर रहा है कि इसमें कोई भी बीच की फ्रीक्वेंसी नहीं आती। यही ZIF है। द BER जो है वो बिट एरर रेशियो या बिट एरर रेट आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन इसके पास है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्नल टू नॉइस रेशियो। दूसरा ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्नल नॉइस रेशियो, इज नॉट रिलेटेड टू SNR या सिग्नल नॉइस रेशियो, और नन ऑफ द अबव। इसमें जो ऑप्शंस है उसमें दूसरा बिल्कुल सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SNR। बिट एरर रेट या बिट एरर रेशियो को SNR के साथ रिलेट करें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि BER घटेगा तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो बढ़ेगा, सिग्नल टू नॉइस रेशियो घटेगा तो आपका BER बढ़ेगा। उल्टा होते हैं, एक बढ़ेगा तो एक दूसरा घटेगा। इससे पहले कि मैं इनके बीच में रिलेशन आपको बताऊं, जो BER है उसको समझिए। BER होता है बिट एरर रेट, ये उतने नंबर ऑफ बिट एरर्स है पर यूनिट ऑफ टाइम। यानी बिट एरर का मतलब ये हुआ, या बिट एरर रेशियो का मतलब ये हुआ कि कितने बिट एरर्स हैं, बिट में एरर है, उसको अगर आप डिवाइड कर दें किससे, जितने नंबर ऑफ बिट आपने ट्रांसफर किए एक पर्टिकुलर टाइम में, उसी को हम BER कहेंगे। तो बिट एरर रेशियो एक यूनिटलेस परफॉर्मेंस मेजर है जिसको हम परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। यहां पर देखिए सेंड बिट इतने हैं, यानी कि ये 10 बिट हमने भेजे। अब जो भेजे वो 10 के 10 मिले, लेकिन इसमें से ए गलत हो गया। तो जो गलत हुआ उसको ऊपर रखिए, जितने भेजे वो नीचे रखिए। इसी को हम बिट एरर रेट या बिट एरर रेशियो कहते हैं। अब जब हम सिग्नल टू नॉइस रेशियो की बात करते हैं SNR, तो यहां पर आप देखिएगा कोई भी ऐसा सिग्नल ऐसा नहीं होता है जिसके साथ नॉइस ना हो या बैकग्राउंड में नॉइस ना हो। तो ये नॉइस फ्लोर, या आप ये कहेंगे कि जो नॉइस है एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन में सिग्नल टू नॉइस रेशियो, जिसको हम S/N भी कहते हैं, SNR भी कहते हैं, ये किसका मेजर है? ये उस सिग्नल का स्ट्रेंथ का मेजर है रिलेटिव टू द बैकग्राउंड नॉइस। मतलब एक रिसीव्ड सिग्नल का कितना स्ट्रेंथ है एज कंपेयर टू द नॉइस फ्लोर, या फिर नॉइस जो बैकग्राउंड की नॉइस है, उसी को हम SNR कहते हैं। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो बढ़ेगा, यानी कि सिग्नल जो है आपका स्ट्रांग होगा रिलेटिव टू, अगर आप नॉइस बैकग्राउंड नॉइस को देखें, जैसे ही ये SNR बढ़ेगा BER बिट एरर रेट घट जाएगा, यानी कि जितना अच्छा सिग्नल होगा उतना बिट के ट्रांसमिशन में कम एरर होगा। अब इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए, ये बिट एरर रेट और साथ में SNR के रिस्पेक्ट में बनाया गया है। तो जैसे ही आप SNR बढ़ाते हैं बिट एरर रेट घटता है, और जैसे ही आप बिट एरर रेट को बढ़ाते हैं SNR घटता है। तो जैसी सिग्नल टू नॉइस रेशियो आपका अच्छा होगा, यानी कि सिग्नल और नॉइस का रेशियो, सिग्नल अगर अच्छा है नॉइस के कंपेयर में, तो आपके बिट एरर अपने आप, जो बिट के एरर्स है वो कम होने लग जाएंगे।
तो ये सारे तीनों के बारे में आपको बताए हैं, BASK, BFSK और BPSK। इन ADC द करेक्ट सीक्वेंसेस, ADC का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ऑप्शन अपने पास है सैम्पलर, क्वांटाइजर, एनकोडर, क्वांटाइजर सैंपल एनकोडर, एनकोडर क्वांटाइजर सैंपलर और द ऑर्डर इज वेरिएबल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, सैंपलर, क्वांटाइजर और एनकोडर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में होता यह है कि एनालॉग सिग्नल को आप डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसको करने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले हम सैम्पलिंग करते हैं, फिर क्वांटाइजेशन करते हैं, फिर हम एनकोडिंग करते हैं। यानी कि जो डिजिटल सिग्नल है उसको बनाना है, लेकिन बनाना किससे है? एनालॉग सिग्नल से। एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल को से बनाने की प्रक्रिया को ही हम ADC कहते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब यहां पर समझिए ये हो कैसे रहा है। हमारे पास ये सिग्नल है, इस सिग्नल को हम सैंपल करेंगे। सैंपल यानी कि ये मेरे पास एक सिग्नल है, अब मैं यहां से एक सिग्नल लेता हूं, यहां से लेता हूं, यहां से लेता हूं, यहां से लेता हूं। तो मैंने सैंपलिंग कर दी कि मैं यहां से सैंपल लूंगा। अब ये जो ऊपर वाला सिग्नल है इसको मैंने नंबर दे दिया 7, इस नीचे वाले को दे दिया मैंने मान लीजिए 2। तो मान लीजिए मैं 8 बिट का क्वांटाइजेशन लेवल बनाता हूं, तो जो सैंपलिंग कर दी है तो अब 0 से लेकर 7 यानी कि 8 लेवल तक मैंने इसको क्वांटाइज कर दिया। यानी यहां पर जो भी सिग्नल आपको मिलेंगे यहां से यहां तक, वो सारे के सारे इस 7 नंबर की श्रेणी में चले जाएंगे। यहां से यहां तक जो भी मिलेंगे 2 नंबर की श्रेणी में चले जाएंगे। अब ये हो गया। अब लेवल्स कितने डिफाइन किए आपने? जैसे बाइनरी कोड, अब हर एक का एक बाइनरी कोड हमने डिफाइन किया। जैसे ये जो सिग्नल है ये आपका बोल रहे हैं 111 है। ये जो सिग्नल है इसको हम एक अलग संज्ञा दे रहे हैं। मान लीजिए आपने इसको कहा कि ये वाला सिग्नल हमारा 001 है, तो ये 001 यहां पर, 111 यहां पर, ऐसे हमने ये डिजिटल सिग्नल की फिर एनकोडिंग कर दी। एनकोडिंग कैसे की? एनकोडिंग मान लीजिए हफमैन कोडिंग लगा दी। तो आपने क्या किया कि एक जो रैंडम सिग्नल या एनालॉग सिग्नल था इसको आपने बिट वाइज कर दिया कि भाई ये जो सिग्नल है ये 001 है, ये सिग्नल 110 है, तो ये जो सिग्नल है एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट हो गए। तो सैंपलिंग, क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग इस तरीके से काम करते हैं यूजिंग मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन। अब इसमें ऑप्शन अपने पास है द फेडिंग कैन बी कंट्रोल्ड, इंटरफेरेंस कैन बी रिड्यूस्ड, डेटा स्पीड कैन बी इंक्रीज्ड, ऑल 3 बेनिफिट्स आर अचीव्ड। सही ऑप्शन है इसका आखिरी, ऑल 3 बेनिफिट्स आर अचीव्ड। तो मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन होता क्या है? देखिए पहले तो मैं बता दूं ये एक स्पेक्ट्रल एफिशिएंट मॉड्यूलेशन स्कीम है, जहां पर एक यानी कि सिंगल हाई स्पीड सीरियल सिग्नल, एक हाई स्पीड सीरियल सिग्नल है यानी एकदम सीधा सिग्नल है, इसको हम मल्टीपल बहुत सारे पैरेलल लो स्पीड सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग कैरियर्स को लेके, और फिर हम इसको दोबारा कंबाइन कर सकते हैं। ये जो हमने अलग अलग सिग्नल बनाए हैं अलग अलग डिफरेंट कैरियर से, उसको हम एक सिंगल सीरियल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं आगे के ट्रांसमिशन में। तो ये करने का फायदा क्या हुआ, क्यों हमने ये किया? क्योंकि हमारे पास एक सिंगल कैरियर मॉड्यूलेशन है, लेकिन हमने इसको मल्टीपल कैरियर्स में कर दिया और सबको एक अलग अलग कैरियर, मतलब मल्टीपल में डिवाइड करके अलग अलग कैरियर में भी डाल दिया। ये जो आप सेंट्रल फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं ये अलग अलग कैरियर की है। तो इससे फायदा ये होता है कि एक तो आप एफिशिएंटली स्पेक्ट्रम को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बगैर किसी ओवरलैप के यहां पर काम कर सकते हैं, यहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं है। दूसरा यह है कि फेडिंग के लिए रेजिस्टेंट है ये, और फेडिंग नहीं होगी इसमें। इंटरफेरेंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, यानी कि अगर आपका ISI है यानी कि इंटर सिंबल इंटरफेरेंस या इंटर फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस IFI है, तो इसका हम साइक्लिक प्रीफिक्स यूज करके इस इंटरफेरेंस को भी हटा सकते हैं। नैरो बैंड इंटरफेरेंस के प्रति यानी कि ये रोबस्ट है, मोर रोबस्ट है, ज्यादा रोबस्ट है नैरो बैंड इंटरफेरेंस की, अगर आप सिंगल कैरियर वेवफॉर्म से कंपेयर करें तो। रिसोर्सेस आराम से शेयर हो सकते हैं, रिसोर्स शेयरिंग इसमें है क्योंकि आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात चल रही है। मल्टीप्लेक्सिंग हो सकती है मल्टीपल यूजर की एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में और स्पेशल डोमेन में भी। तो MCM जो है इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए ये DSL मॉडेम्स में यूज होता है, डिजिटल ऑडियो वीडियो ब्रॉडकास्ट DAB DVB में यूज होता है। यहां तक कि जो 4G जनरेशन वायरलेस नेटवर्क्स है जैसे IEEE 802.16 वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस, जिसको हम WiMAX भी कहते हैं, और LTE यानी कि लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, वहां पर भी इसका MCM का यूज होता है। FPGA स्टैंड्स फॉर
FPGA का मतलब क्या होगा? देखिए अपने पास ऑप्शन है फास्ट पैरेलल गेट एरे, फास्ट प्रोग्रामेबल गेट एरे, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, नन ऑफ द अबव। तो क्या लगता है आपको? ये तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। अब FPGA या फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे होता क्या है? देखिए जो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे है जो कि आप ये देख रहे हैं, यहां पर एक इंटीग्रेटेड सर्किट की बात हो रही है। ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, यानी कि एक ही सर्किट में सब कुछ है। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि एक बार आपने फैक्ट्री में इसको बना दिया, उसके बाद भी आप इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक काम के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग, तो FPGA पे कर सकते हैं। इसमें फील्ड प्रोग्रामेबल एक शब्द आया है, इसका मतलब यह है कि FPGA को आप ऑन द फील्ड, यानी कि आप जहां पर गए हैं, किसी जगह पे गए, किसी फील्ड पे गए हैं, वहां पर भी इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ये रिलीज कर दिया गया मैन्युफैक्चरर द्वारा, तो कई सारे हार्डवेयर है जिसपे कोई चेंज नहीं कर सकते आप। FPGA का काम ही यही है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको कॉलेज में सिखाया जाता है। बनाया किसने था इसको? Xilinx। ये Xilinx ने जो इस टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरर है, पहली बार FPGA को 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद तो हिस्ट्री है। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि ये एक मैंने ब्लॉक दिखाया है FPGA का, इसमें आप ये देखिएगा, ये सारे प्रोग्रामेबल लॉजिक ब्लॉक्स है, सिंपल जो लॉजिक गेट्स आपने पढ़े हैं वो सभी हैं ये, और यहां पर इंटरकनेक्टिविटी है। तो इस तरीके से एक नॉर्मल भी आदमी आराम से FPGA के थ्रू प्रोग्रामिंग या हार्डवेयर प्रोग्रामिंग सीख सकता है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं, ये आपको काउंटर बनाना है FPGA में। तो FPGA में काउंटर बनाने के लिए आपको ये एक VHDL का एक कोड लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आसानी से FPGA के थ्रू आप कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। इक्वलाइजर्स इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस। अपने पास ऑप्शन है SNR, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, एटीन्यूएशन है, BER है, और रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द नेटवर्क्स। वैसे इसका सही उत्तर तो सारे के सारे ही होते, लेकिन इनमें से अगर हमें चूज करना है तो हम ऑप्शन 3 चूज करेंगे, जो बिट एरर रेट है या फिर बिट एरर रेशियो है। इक्वलाइजर कम्युनिकेशन सिस्टम में होते क्या है? पहले आप समझिए कि अगर मान लीजिए आपने कुछ अपनी वॉइस रिकॉर्ड की और उसमें इस तरीके से पीछे से किसी डॉग ने बार किया, भौंका, किसी गाड़ी की आवाज आ गई, तो ये सारे आपके आउट ऑफ द बॉक्स है। ये आपका नॉर्मल साउंड है, ये एक्स्ट्रा साउंड है। तो इक्वलाइज करने के लिए आपने कभी कोई चीज तेज बोल दी या स या फ के साउंड यूज करते हैं, तो उसके लिए आप इसको इक्वलाइज करना चाहेंगे ताकि आपको एक नॉर्मल और सुनेबल, मतलब आप सुन सकें उसको, वैसा सिग्नल मिले। यहां पर हम इक्वलाइजर की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब ट्रांसमीटर रिसीवर को कुछ भेज रहा है इस चैनल के थ्रू, तो इसमें बहुत सारे एनोमलीज आ जाएंगी, उस एनोमलीज को हमको इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो इक्वलाइजर कम्युनिकेशन सिस्टम में वो इसलिए यूज होता है कि जो ISI है, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, या कुछ एडिटिव नॉइज इस चैनल ने भर दी है या ऐड कर दी है, उनको हटाने के लिए। तो ISI ये होता क्यों है? इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। जब आप पल्स को भेजते हैं या कम्युनिकेशन जाता है, तो कंटेंट जाता है और वहां पर आपका चैनल खराब है, उसका डिस्पर्सिव नेचर है, तो आसपास के जो पल्स है वो ओवरलैप हो जाते हैं। तो जो इक्वलाइजर का मेन काम है वो काम है रिस्ट्रक्ट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, दोबारा बनाना एक्चुअल सिग्नल को, चैनल रिस्पॉन्स का मदद लेते हुए और जो सिग्नल या सिंबल को एस्टिमेट करते हुए। तो आपके पास जिस तरीके से ये डेटा गया और ये बन गया कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने अभी यहां एग्जांपल दिया, तो यहां पर इक्वलाइज करके हम इसको ऐसा ले आएंगे। तो इक्वलाइजेशन का काम ये होता है। SDR के जो टॉप 15 MCQs है उनको हमने देखा, बहुत डिटेल में चर्चा की, और जो कंटेंट है आप नेटवर्क रिलेटेड या कम्युनिकेशन रिलेटेड या आप इंटरनेट पे पा सकते हैं, वहीं से मैंने इसे लिया है और समझाने की कोशिश की है ताकि आप रेडियोस, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस और कॉग्निटिव रेडियोस के बारे में जान सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।